जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ सौरभ। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में पॉलिटी वाले संदर्भ में हमने पॉलिटी में अनुच्छेद 38 तक बात कर ली। भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 तक पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने बात कर ली। आज हम अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, 40, 41, 42 तक बात करेंगे और 43 में देख लेंगे। मतलब इतनी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन बना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा और जो बन सकता है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा। जितनी बढ़िया नोट्स बनाएंगे पढ़ने में उतनी मज़ा आने वाला है, और नोट्स नहीं बनाएंगे सिर्फ पे लिखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। नोट्स अच्छा बनना चाहिए, हाँ ध्यान रखना। ठीक है, देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 39 से शुरू करेंगे और अनुच्छेद 43 तक चलेंगे। इसकी पूरी कहानी को समझेंगे, क्या क्या सरकार हमारे लिए करती है और उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसका कर्तव्य है, अब वो कितना निभाती है उसको भी चर्चा करेंगे। देखिए अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है कि रोजगार के पर्याप्त साधन हो। मतलब ये पर्याप्त साधन हो, इसका मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगी। मतलब हर एक क्षेत्र में जितने भी राज्य के क्षेत्र होते हैं उसमें पर्याप्त रोजगार के अवसर देगी। अब ये जो रोजगार के अवसर सरकार देगी ये किस क्षेत्र में देगी? जो भी सरकारी कामकाज होंगे, प्राइवेट वाले में दखलंदाजी नहीं करेगी। वो किस में बात करेगी? वो बात करेगी सिर्फ सरकारी काम। अब सरकारी काम इतने काम हैं कि आप कोई सा विभाग उठा लो पूरी जगह खाली है, कोई इसी संस्था उठा लो उसमें बहुत सारी जगह खाली हैं, बहुत से सार्वजनिक काम होते हैं। इसमें ज़्यादातर फोकस किया गया है कि सार्वजनिक काम पे, कि आप अगर कोई सार्वजनिक काम करवाते हैं तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो वहाँ के स्थायी मजदूरों को ही उस पर काम पे लगाए। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट क्लियर होता है अगर ये बात की जाती है कि पर्याप्त रोजगार के अवसर किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 39 में बात की गई है पर्याप्त रोजगार की। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात जो अभी मैं बता रहा था वही बात कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण सामूहिक हित के लिए प्राप्त के लिए होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सामुदायिक काम हो रहा है, मतलब सार्वजनिक काम हो रहा है, कोई ऐसी ऑफिस बनाई जा रही है, कोई ऐसा तालाब बनाया जा रहा है, या कोई पर्यटन स्थल जो सरकार बनवा रही है, अब उस स्थान पे अधिकार जो होगा किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। उस पे उसका सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उस पर अपना मालिकाना हक जताना ये सार्वजनिक होगा। मतलब ये चीज़ ये समझिएगा, किसी स्कूल किसी गांव में अगर कोई सरकारी ट्यूबवेल है, किसी गांव में कोई सरकारी ट्यूबवेल है, सिंचाई के लिए बनाया जाता है, अब उस ट्यूबवेल पे पूरे गांव का अधिकार होगा। मतलब वो बिगड़ेगा तो गांव वाले मिल के बनवाएंगे। किसी को पानी चाहिए तो बिना पूछे वो जाके स्टार्ट कर सकता है, पानी भर सकता है आराम से, कोई दिक्कत, कोई भी मनाही नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो भरते समय अगर ट्यूबवेल बिगड़ जाता है तो उतना ही दायित्व बनता है जितना आप मालिकाना हक से जाके उसे स्टार्ट करके पानी भरते थे। अगर वो ख़राब हो जाता है तो उतना ही मालिकाना हक से आप जाएंगे और उसे बनवाने में सहयोग करेंगे। ये नहीं कि जब तक सही चल रहा था तब तक रोज़ जाके बटन टिप के पूरा पानी डुबोते थे, जब ख़राब हो गया तो फिर कहानी ख़त्म। ऐसा काम नहीं करना है। जैसे ये समझिएगा, एक चीज़ और समझिए, जैसे किसी गांव में सार्वजनिक सचिवालय आता है। अब वो सचिवालय तो ऐसा आता है प्रधान और सेक्रेटरी और लेखपाल के लिए वहाँ बैठे और हर चीज़ को समझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो वो बिल्डिंग बन जाती है तो लोग क्या करते हैं, उस पर ये सोचते हैं कि जिसके घर के बगल में होता है वही सोचता है ये मेरा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। वो पूरे गाँव पे का अधिकार होता है, उस पर पूरे गाँव वाले उसका यूज कर सकते हैं आराम से। लेकिन अब कोई दबंगई दिखाए तो अलग बात है, लेकिन राज्य ये व्यवस्था करेगी कि अगर सचिवालय बनता है, कोई भी सार्वजनिक स्थान बनता है, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय बनते हैं, तो उसमें उसकी सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उस पर मालिकाना हक जताना, ये सब नागरिकों आराम से कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा निगरानी आपकी जिम्मेदारी होगी। इतनी व्यवस्था सरकार। अच्छा, पुरुष स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। कौन देगी? राज्य सरकार देगी। एक चीज़ समझिएगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पुरुष की तुलना में महिलाओं की कार्य क्षमता थोड़ी सी कम होती है। तो ये कहा जाता है कि जब पुरुष ज़्यादा मेहनत करते हैं तो पुरुषों का पैसा ज़्यादा होना चाहिए, जबकि महिलाएं जो होती हैं उनकी कार्य क्षमता कम होती है। जब महिलाओं की कार्य क्षमता कम होती है, जाहिर सी बात है उन्हें जो पेमेंट दी जाएगी वो थोड़ी सी कम दी जाएगी। लेकिन
ये चीज़ सिर्फ प्राइवेट सेक्टरों में ही लागू होती है, लेकिन वहाँ भी मनाही है इस चीज़ की। आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अगर समान पद पे काम करता है, समान मेहनत करता है, तो आप समान पेमेंट उसकी करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे अरे यार इससे दे के कुछ भी निपटाओ, अच्छा ये सर हैं इन्हें ज़्यादा दो, नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति वही काम 2 व्यक्ति करते हैं तो उनके वेतन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे 2 व्यक्ति करते हों, चाहे 2 महिलाएं करती हो, चाहे 1 व्यक्ति 1 महिला, कोई भी काम करता हो, अगर समान काम कर रहा है और समान समय तक कर रहा है तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। ये काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। मतलब ये समझ लीजिए, जैसे मनरेगा वगैरह आप सुना होगा, मनरेगा का नाम सुना होगा, नरेगा का नाम सुना होगा, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं सबकी पेमेंट एक बराबर होती है। ऐसे आप समझ सकते हैं। अगली बात समझिएगा, अगली बात कर रहा है कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति पर ध्यान है। मतलब जो मजदूर वर्ग है, जो आपके कार्य में आपकी योजना में सहभागिता निभाता है, जो उसमें सहयोग करता है, अगर वो अस्वस्थ हो जाएगा, उसकी शक्ति कार्य क्षमता कम हो जाएगी, तो नुकसान का सरकार क्या ही हुआ? अब सरकार का नुकसान है। सरकार को इससे बचने के लिए समय समय पर मजदूरों का स्वास्थ्य का परीक्षण करवाना चाहिए कि वो सही हैं या उन्हें किसी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई उपचार की ज़रूरत है। लेकिन सरकार कहाँ देखती, इतनी फुर्सत कहाँ है कि मजदूर को भी वो इस तरीके से ट्रीट करे। ठीक है, वो वोट देने के समय याद आता है सरकारों को कि हाँ वोट लेना है तो इन्हें कुछ ना वो दो, जुल्मा दे दो, लालीपाप दे दो, ये सब दे दो और कुछ नहीं। बाकी सरकार कभी बहुत कम ऐसे चांसेस आते हैं कि सरकार मजदूरों को कहती है सर जाओ फ्री में कैंप लगा हुआ वहाँ जाके अपनी जांच करवाओ। ऐसा कभी नहीं होता है। वहाँ जाएंगे भी तो आपको पैसा मांगा जाएगा, ऐसा करो कुछ रुपया दो तो फिर जांच की जाती है। उतना रुपया तुम कमाओगे तब ना जांच करवाओगे। सामान्यतः व्यक्ति नहीं करवाता है जांच, तो ये तो मजदूर वर्ग बेचारा 2 पैसे कमा के खाता है, वो क्या करवाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बात हो रही सिर्फ 39 में ही ये सारी बातें कही गई हैं। एक दो अगला है, एक चीज़ जो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ की गई है वो ये है कि बचपन यौवन को शोषण से बचाना। अब समझिएगा, ठीक है, बचपन को यौन शोषण से बचाना। अब कहेंगे सर ये इससे क्या ताल्लुकात रखता? हाँ, बचपन यौवन के शोषण को बचाना। अब समझिएगा, बचपन में भी बाल मजदूर होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब बाल मजदूर है तो अगर वो मेहनत करता है तो उसकी जितनी मेहनताना बनती है आप उसे दीजिए। आप कभी भी उसको भारी भरकम काम नहीं करवाएंगे जो उसके क्षमता से ज़्यादा। दूसरी चीज़, जब व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब उसे थोड़ी जवानी टाइप आने लगती है, जवानी टाइप नहीं, जवानी ही आने लगती है, यौवन का मतलब वही होता है, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दलाल खोरी का काम करते हैं। मतलब जैसे कि गांव से बच्चियों को या बालकों को बहकाना और ले जाकर उन्हें बेच देना, क्योंकि तब तक उनके अंदर बहुत जागरूकता कम होती। उस चीज़ को बचाने के लिए सरकार को काम करना है कि किसी बच्चे का बचपन भी ना खराब हो और जब वो जवान हो जाए तब उसकी जवानी ना खराब हो। देखिए क्या होता है कि जब बालक जवान हो जाते हैं तो उनके अंदर ये होती है कि उन्हें हर एक चीज़ चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा होता है। अगर उन्हें समय पे रोज़गार मिल जाए और समय से वो 2 रुपया कमाने लगे तो वो कभी भी गलत काम की तरफ जाएंगे नहीं। होता क्या है, जब उन्हें रोज़गार नहीं मिलता तो फिर वो गलत काम करने लगे। अब गलत काम कैसे, किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ जाएंगे या फिर किसी का मर्डर कर देंगे कुछ मामूली पैसों के लिए। ये सब काम क्यों शुरू हो जाता? इसीलिए शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें समय पे रोज़गार नहीं मिलता। अगर सरकार ये सब काम करने लगे तो फिर ऐसी परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है, पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 39 में बात की गई है कि अगर पुरुष और महिला समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। रोजगार के पर्याप्त साधन याद रखेंगे किसमें? 39 में। अब बात करते हैं, देखिए सबसे ज़रूरी 39 से ज़्यादा ज़रूरी है अनुच्छेद 39A। कौन सा ज़रूरी है? अनुच्छेद 39A। इससे ज़्यादा ज़रूरी है, सब इम्पोर्टेंट भी है, यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। अब इसमें क्या है, राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंधन किया जाएगा। मतलब ये समझिएगा, विधिक सहायता का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में आपको वकील की ज़रूरत है। अब वकील की ज़रूरत है तो भाई अगर आप प्राइवेट वकील करेंगे तो प्राइवेट का कैसे पैसा चाहिए हमें। अब समझिएगा, अगर पैसा चाहिए तो उतना पैसा या तो आपके पास हो कि आप प्राइवेट वकील का पेमेंट कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ऐसा कुछ कि आप पेमेंट कर सकते हैं तो सरकार आप कहती है कि आपको क्या सरकारी वकील चाहिए, लेकिन बस बात ये होती है सरकारी वकील पे सबको विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे पैसा सरकार देती है, आप दोगे नहीं।
तो वो आपका केस हार जाएगा। इसलिए लोग प्राइवेट वकील को करते हैं कि प्राइवेट वकील रहेगा तो अपने तरीके से पैसा देंगे तो वो हमें जिताने की कोशिश करेगा। कोई भी कभी भी हारना नहीं चाहता। तो अब क्या हुआ, राज्य द्वारा निःशुल्क, मतलब जो वकील सरकारी वकील होगा, जो आपकी तरफ से आपका मुकदमा लड़ेगा, वो आपसे पैसा नहीं लेगा, उसकी जो भी पेमेंट होगी, जो कि उसका मेहनताना होगा, वो सरकार देगी। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, ये याद रखना है। तो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे 39A में जोड़ा गया। ये ध्यान रखने वाली बात है। कब जोड़ा गया? राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब निःशुल्क, अगर आपको कोई भी न्याय संगत काम करवाना है, वकील अगर चाहिए आपको फ्री में सरकार आपको देगी मुकदमा लड़ने के लिए, ठीक है। बशर्ते आप उस पर कितना विश्वास करते हैं वो आपके ऊपर है, और वो वकील कितना आपका काम करता है वो उसके ऊपर है। इसके लिए सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। कब किया? 1976। संशोधन कौन सा था? अनुच्छेद नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं कौन सा। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसमें सरकार क्या करेगी? आपको, आपके लिए सरकारी वकील नियुक्त करेगी, आपके तरफ से वो मुकदमा लड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछा गया था क्वेश्चन कि निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान संशोधन कब किया गया? तो 42वां संविधान 1976 और 42वां संविधान संशोधन पीछे भी हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है यही चीज़, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही रखनी है कि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता कब के संविधान संशोधन द्वारा शुरू किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शुरू किया गया। और इसके लिए आप लगाएंगे यहाँ पे IMP, मतलब ये जरूरी है, ये याद करना है। 39A में ही बात की गई है निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सरकारी पैसा पे मुकदमा लड़ना, ठीक है। देखिए अगला है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कई बार पूछा गया, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 का मतलब हो गया अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या बात कही है? कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, मतलब गांव का गठन किया जाएगा। मतलब बहुत बड़ा गांव, बहुत बड़ा गांव नहीं होगा, एक सामान्य स्तर पर गांव का गठन किया जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अभी मैं ग्राम पंचायतों को बताऊंगा कि किस किस समिति ने कब कहा कि 2 स्तरीय होगी, फिर बोला गया 3 स्तरीय। वर्तमान में 3 स्तरीय ही जारी है। जो अगर पूछा जाए ग्राम स्तर पे, जो ग्राम स्तरों का जो चुनाव होता है वो कितने स्तर का होता है, तो आप बताएंगे 3 स्तर का होता है। अब समझिएगा। तो आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। मतलब कुछ जैसे अभी उत्तर वैदिक काल में आप पढ़ रहे थे, कुछ कबीलों को मिला के बनाया जाता था जनपद, वैसे ही अगर बहुत छोटे छोटे गांव हैं तो उनको मिला के एक गाँव बना दिया, या गांव बहुत बड़ा है तो उसे 2 पार्ट में करके एक गांव बना दीजिए, ऐसा करके। तो ग्राम पंचायतों का गठन करेगी राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की बात की गई है? अनुच्छेद 40 में बात की गई। तो 39A और अनुच्छेद 40 दोनों याद होने चाहिए आपको, ठीक है। आगे बात करेंगे, अनुच्छेद 41 की बात करेंगे, काम एवं शिक्षा पाना। देखिएगा, काम भी पाना है, मतलब रोजगार आपको चाहिए, कौन देगा? राज्य देगी। शिक्षा पाना है, शिक्षा की बात कौन करेगा? राज्य आपके लिए व्यवस्था करेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे काम की बात करें, देखिए काम आपको सरकार कैसे देगी? मनरेगा का नाम सुना आपने, नरेगा का नाम सुना है। ये लोग काम किस लिए? सरकार का ही तो काम करते हैं, तो सरकार इन्हें काम देती है। इसका मतलब सरकार हमारे लिए काम कर रही है। मनरेगा हमारे लिए बनाती है, नरेगा हमारे लिए ही बनी थी, और बहुत सारे और योजनाएं आई जिसके तरह रोड बनाए गए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें गांव के मजदूरों को लगाया गया। तो एक चीज़ बताइएगा, ये काम तो सरकार कर रही है ना। बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा की भी सरकार व्यवस्था कर रही है। सरकार ने ये कहा है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो हम उसे निःशुल्क पढ़ाएंगे, उसे 1 रुपया नहीं लेंगे। बदले में हम उसे क्या क्या देंगे? देखिए, आप स्कूल जाते हैं तो आपको ड्रेस मिलेगा, जूता मिलेगा, चप्पल मिलेगा, बैग मिलेगी, किताब मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, खाना मिलेगा। मतलब सरकार ये सब चीज़ें देती है आपको, फिर भी आप पढ़ने नहीं जाते, तो गलती किसकी है? समाज की है ना, वो पढ़ने नहीं जा। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा कि कई लोगों के दिमाग में घूम रहा है, सर वहाँ लोग पढ़ाते ही नहीं तो क्या करेंगे जाएंगे। एक चीज़ बताइएगा, वही टीचर जो 5,000 10,000 में प्राइवेट स्कूल में मेहनत से पढ़ाता है, जबकि वहाँ पे 50,000 टीचरों को मिलती है, वो क्यों नहीं पढ़ाएगा? वो पढ़ाएगा, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आप बच्चे की निगरानी रखें। आप उससे पूछिए, अगर वो स्कूल में जाता है, वो पढ़ाई नहीं होती है, तो आप क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में सीधे चले जाते हैं और बोल के आते हैं
कि प्रिंसिपल सर आपके ये टीचर हैं, पढ़ा नहीं रहे, बच्चों को कुछ नहीं आता है, आप सीधे चले जाते हैं शिकायत करने। लेकिन एक चीज़ सोचिएगा, कभी आप सरकारी स्कूल में जाते हैं कहने? नहीं जाते कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, तेज नहीं, क्योंकि आप भी अलगर्जी होते हैं, आप गैर जिम्मेदार होते हैं, आपकी यहाँ पे गलती। आप जाइए उनसे कहिए कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे। अगर वो ये कहते हैं ये घर पे आप मेहनत नहीं करते, तो उनसे पूछे ना आपने होमवर्क में क्या दिया है, कुछ काम दिया है बच्चे को कि बच्चा खुद करे? नहीं किया ना। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जाइए और उनसे कहिए कि बच्चा पढ़ने आता है तो आप उसे पूरी ज़िम्मेदारी से पढ़ाइए, और नहीं पढ़ाना तो भी बताइए, उसका अलग है सिस्टम। नहीं, आप कोई सरकारी टीचर कभी भी मना नहीं करता, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मना कर दे। प्राइवेट में जाएंगे तो वो बोलेगा सर मेरे यहाँ पढ़ाई नहीं होती, अब दूसरे में कर दो, वो ठीक है। लेकिन सरकारी स्कूल में कभी भी टीचर मना नहीं कर सकता आपको। आप जाएंगे तो आपकी हर बात मानेगा, आप जैसे कहेंगे वैसे ही वो पढ़ाएगा, लेकिन वो पढ़ाएगा, ठीक है। तो देखिए, काम के लिए सरकार आपको काम देती, मनरेगा नरेगा जैसा योजना चला के, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शिक्षा भी देती है, निःशुल्क शिक्षा देती है। अब उसके बदले में आप कितना सचेत है ये जानिए। अच्छा, बेरोजगारी सरकार देती है, बेरोजगार सरकार बनाती है। लेकिन एक चीज़, ये बेरोजगारी की बात कैसे की, अगर आप बेरोजगार हैं तो सरकार आपको वित्तीय सहायता देगी, मतलब बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार देती है, कितने लोगों को मिलता है बेरोजगार? तुम्हें मिलता है बेरोजगारी भत्ता? तो पढ़ के नौकरी ले लो, ठीक है, 1000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है। तो बेरोजगारी भत्ते की बात कौन करेगा? अगर आप रोजगार है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको पढ़ाई की इज्जत रखने के लिए सरकार देती है बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। वो भी कोई देती है सरकार, कोई नहीं देती है। तो ये भी व्यवस्था कौन करेगी? सरकार। देखिए, अगर आपका बुढ़ापा आ जाता है तो सरकार आपको वृद्धा पेंशन देगी। कुछ सरकारें वृद्धा पेंशन देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, कुछ ज़्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं। लेकिन सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको वृद्धा पेंशन दे जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि जब तक आप 60 साल तक नौकरी करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप 60 साल में ही मर जाएं, आप ज़्यादा भी जी सकते हैं। जब क्योंकि 60 साल तक जिएंगे, जितना पैसा रखे रहेंगे, सब आज के ज़माने में देख ही रहे हैं, बच्चे सब अपना अपना अधिकार लेके अलग हो जाते हैं, आपके हाथ में बचता कुछ नहीं है। तो उसके बाद आपके जीवन यापन के लिए सरकार आपको वृद्धा पेंशन देती है। तो पेंशन वो वाली नौकरी वाली पेंशन तो ख़त्म कर दी है कि भाई जब तक नौकरी करेंगे तब तक पैसा देंगे, उसके बाद कोई पैसा नहीं है। लेकिन सरकार वृद्धा पेंशन के रूप में कुछ ऐसे ही देती है कि आप टाफ़ी खा के ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है, वही है बिना पानी के मछली को जियाने वाली बात है। तो बुढ़ापे में सरकार आपके लिए कुछ करती है, कुछ ना करके तो कुछ तो करती है, 2500 1000 रुपया देती है, बुढ़ापा पेंशन देती है। अच्छा, एक चीज़ और करती है कि बीमारी की स्थिति में अगर आप बीमार हैं, क्या है, अगर आप बीमार हैं, बीमारी की स्थिति में लोक सहायता का प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाएगा। मतलब अगर आप बीमार हैं तो आपको ये सहायता दी जाएगी निःशुल्क। क्या? स्वास्थ्य व्यवस्था। अभी इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या करेगी? अगर आप बीमार हैं तो आपको निःशुल्क आपकी जाँच हो, निःशुल्क आपका वो ट्रीटमेंट हो, और यहाँ तक व्यवस्था करेगी अगर आप नहीं जा सकते, आपके पास साधन नहीं, अस्पताल नहीं पहुँच सकते, तो वो आपके लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करवाएगी। वो एम्बुलेंस आएगी, आपको घर से लेके जाएगी। आप देखते होंगे 2 व्यवस्थाएं चलती हैं, एक चलती है 108 और एक चलती है 102। तुम्हें पता है 102 किसके लिए होती है, 108 किसके लिए होती है? अरे सब ठलुआ बैठे हैं यहाँ, कौन आता, कितना होता बताओ? 108 कब बुलाई जाती है, 102 कब बुलाई जाती है? ऐसे ऐसे तो वीर हैं, बताओ, कह रहेंगे इन्हें बेरोजगारी भत्ते से फुर्सत है और कुछ नहीं करेंगे ज़िंदगी में। तो एक ऐसी होती है जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है तब के लिए बुलाई जाती है, और 108 जो सामान्य आप बीमार हो जाते हैं कोई, और जो 102 होती है वो होती है एक होती है एक्सीडेंट वाले केस में, कोई दुर्घटना या ऐसा कुछ हो जाता है तो, और एक होती है प्रसूति के लिए जो डिलीवरी के लिए लेके जाती है। तो ठीक है, तो ये व्यवस्था सरकार उपलब्ध कराएगी आपको, एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था आपको सरकार, वहाँ आने जाने का कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा आपको, सरकार करती है। तो आप देखते हैं कि एम्बुलेंस आती है, आपको घर से लेके जाती है ब्लॉक तक, और वहाँ पे प्रसूति मतलब डिलीवरी भी होती है, और वहाँ कोई खर्चा नहीं होता। यहाँ तक कि सरकार जब डिलीवरी होती है उसके बदले में पैसे भी देती है। ये सब सरकार की योजना, सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार कर दे, इसका मतलब सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है उसके सरकार के लिए काम करे, ठीक है। तो काम की बात हो गई, शिक्षा की, बेरोजगारी की, बुढ़ापा की, वृद्धा पेंशन सब ले लिए। अब चलिए आगे। अगर ये अनुच्छेद 41 में बात की गई है, लेकिन अब जो जरूरी है वो है IMP बनाएंगे और लिखेंगे अनुच्छेद 42। कौन कौन सा? 39A याद करेंगे, 40 याद करेंगे, उसके बाद 42 याद करेंगे, 41 याद नहीं है तो कम चल जाएगा। प्रसूति सहायता, इसका मतलब ये हो गया कि जब
कोई महिला गर्भवती है और गर्भवती दौरान से लेकर जब तक बच्चे की पैदाइशी न हो जाती है तब तक पूरी देखभाल सरकार करेगी। अब सरकार कैसे करेगी? घर आके नहीं करेगी, आपको जाना पड़ेगा वहाँ चेकअप के लिए। वो पैसे सरकार नहीं लेगी, आराम से आप जाएंगे, वहाँ पे जो डॉक्टर होंगे वो आपका इलाज बताएंगे कैसे कैसे क्या प्रोसेस है और जो भी रहेगा टाइम वगैरह से, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जब इसी में ये बात कही प्रसूति सहायता में कि उस समय अगर आप योजना चलाई जाती है कि अगर कोई, जैसे बीच में क्या हो गया था कि लोग बच्चियों को पेट में ही मार देते थे, मतलब एक तरह भ्रूण हत्या शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। हरियाणा में तो एकदम इतने स्तर तक शुरू हो गई थी कि वहाँ पे लड़कियों की संख्या कम हो गई। खैर आजमगढ़ जौनपुर में तो बढ़िया स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी आसपास के जिलों में ठीक है ठाक स्थित है। लेकिन अब जब लगातार भ्रूण हत्या शुरू हो गई तो सरकार ने कहा ऐसा करो, देखो ये मारो नहीं, किसी को मारना पाप है, किसी की हत्या करना पाप है। तो सरकार ने कहा तब क्या किया जाए? उन्होंने कहा ऐसा करो, अगर आपके घर बेटी पैदा होती है तो जब पैदा होगी तब हम आपको 2-4, 5,000, 6,000 रुपये देंगे 2-2 हज़ार की किस्त में। और जब बेचारी देखिए पैदा हो गई तब भी हमने पैसा आपको दिया, ठीक है। और जब वो पढ़ने जाएगी तो 1 साल तक हम पैसा नहीं लेंगे। उसके बाद जब वो 9-10 में पढ़ेगी तब भी हम उसे स्कॉलरशिप देंगे 30,000 तक। आपने सुना होगा कन्या विद्याधन का 30,000, 35,000। फिर कक्षा 11-12 में भी हम देंगे। जब वो ग्रेजुएशन में पढ़ेगी तब भी उससे हम लोग कुछ न कुछ पैसे देंगे, वो पैसे नहीं लेंगे। दूसरी बात, जब उसकी शादी की जाए होगी उस समय भी हम अनुदान देंगे कि आप शादी आराम से करो। जब इतना पैसा सरकार दे रही है तो भैया क्यों मारते हो? और दूसरी चीज़, अगर क्षमता नहीं है तो पैदा क्यों करते हो? मत पैदा करो। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान टपका के चले जाते हैं। ये देखो एक तो बैठा पड़वा इंसान, ये बहुत बड़ी लड़का पैदा करने की। देखिए तो आपको ये समझ आएगा कि अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 42 में क्या प्रसूति सहायता, प्रसूति संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो सरकार आपको मुआवजा करवाएगी। अब ये काम की न्याय संगत, इसी में एक चीज़ कही गई है, काम की न्याय संगत, मतलब आप कोई ऐसा काम नहीं करवाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। कोई भी ऐसा काम नहीं करवाएंगे, चाहे वो छोटे स्तर हो चाहे बड़े स्तर हो, आप कभी भी ऐसा काम नहीं करवाएंगे। तो आपको अनुच्छेद 42 याद रखना है, अनुच्छेद 40 याद रखना है, अनुच्छेद 39A याद रखना। आगे बात करेंगे। देखिए अनुच्छेद 43 में क्या है? कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब मजदूरी आप ऐसा नहीं कि ऐसा कोई बना देंगे कि अगर 8 घंटा कोई काम करता है तो 100 रुपये मिलेगा, नहीं। आप इतनी न्यूनतम मजदूरी देंगे ताकि वो आसानी से अपना काम कर सके, अपने परिवार को जिला खिला सके। आप इतनी मजदूरी न्यूनतम तय करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी 10, 20, 50 रुपये रख दें, ठीक है ये हम तो मुख्यमंत्री, हम चाहे कुछ भी करेंगे, कोई हमारा कर क्या लेगा? नहीं, ये आपका राज्य का बनेगा, कर्तव्य बनता है कि एक काम के हिसाब से एक न्यूनतम मजदूरी रखे, जिससे ये निर्धारित हो जाए कि जो व्यक्ति उसमें काम करता है वो आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो हो गया कामगारों के लिए, जो मजदूर वर्ग है जो काम करता है उसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना कि उससे कम ना तो सरकार दे ना तो कोई प्राइवेट संस्था दे उसके लिए। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट अगला। उद्योगों में प्रबंधन के कामगारों की भागीदारिता, जैसे कोई उद्योग आप स्थापित करती है, कौन करती है? राज्य करती है, प्राइवेट की बात नहीं हो रही। सरकारी उद्योग कोई बन रहा है उसमें कामगारों को ज़्यादा भागीदारिता दी जाए, मतलब जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, कारीगर हों चाहे मजदूर हों, उनकी भागीदारिता होनी चाहिए। मतलब आप उसमें काम करने के लिए स्थानीय मजदूरों का प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि आप विदेश से लेके आएंगे। ये सरकार का काम है। अगला है जो आपको याद रखना है, वो क्या रखना है? अनुच्छेद 43 ख में कहा गया कि सरकारी समितियों का गठन, नियंत्रण एवं प्रबंधन हो। मतलब आप कोई भी सहकारी समिति बनाते हैं, सरकारी समिति बनाते हैं और उन समितियों का गठन करेंगे किसके लिए? समाज के लिए, नागरिकों के लिए, और उसके साथ साथ उसका नियंत्रण और प्रबंधन भी नागरिकों के हाथ में देंगे। भले राज्य सरकार उस पर पैसे खर्च करेगी, जो भी काम राज्य सरकार करेगी, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा ये होगा उसमें जो उन्हें भागीदारिता दी जाएगी वहाँ के कामगारों को ले दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। मैंने ये बता दिया, इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है। आपको मैं लास्ट में एक रैपिड करवाता हूँ कि 39 में याद रखना है कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और अनुच्छेद 40 में ये कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको 42वां याद रखना, प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में। और बाकी जो ठीक है याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से क्लास अच्छी रही होगी, बढ़िया थी, मस्त थी। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।